वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इतिहास में एक ऐसा मुगल बादशाह भी हुआ जिसका नाम था भाग्यशाली, लेकिन जिसकी पूरी जिंदगी किस्मत के एक क्रूर मजाक जैसी थी। सोचिए, एक ऐसा शासक जो अपने ही भाइयों से हारा, अपने सबसे बड़े दुश्मन से जान बचाकर भागा और 15 साल तक बिना राज्य का राजा बनकर भटकता रहा। तो क्या वो वाकई एक अयोग्य बादशाह था या उसकी कहानी कुछ और ही थी? चलिए आज दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की जिंदगी के उतार चढ़ाव की इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उसके नाम से ही, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया ने हुमायूं के नाम से जाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, फारसी भाषा में हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, किस्मत वाला, या जिसके आने से सब कुछ शुभ हो। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतिहास गवाह है कि शायद ही कोई बादशाह अपने नाम के अर्थ से इतना अलग जीवन जिया हो। उसकी पूरी जिंदगी मानो उसके नाम पर एक तंज थी, एक ऐसी पहेली जिसे इतिहासकार आज भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही आज के हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। अगर नाम का असर होता तो उसकी जिंदगी तो बहुत शानदार होनी चाहिए थी, है ना? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी मुश्किलों और मुसीबतों का एक अंतहीन सिलसिला बन के रह गई? इस सवाल का जवाब हमें मुगल साम्राज्य के उन शुरुआती दिनों में ले जाएगा, जब सल्तनत की नींव अभी बहुत नाजुक थी और उसे संभालने वाला बादशाह दिल का तो नेक था, पर शायद सियासत के दांव पेच के लिए बना ही नहीं था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। साल था 1530। बाबर की मृत्यु के बाद एक 23 साल का नौजवान हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। लेकिन उसे विरासत में सिर्फ एक ताज नहीं मिला था, उसे कांटों से सजा एक बिस्तर मिला था। चुनौतियां हर तरफ से उसे निगल जाने को तैयार थीं। चलिए इन समस्याओं को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी मुश्किल थी पैसा। शाही खजाना लगभग खाली था। बाबर ने भारत में जीत के बाद इतनी दौलत बांटी कि लोग उन्हें कलंदर यानी दरिया दिल कहने लगे। लेकिन इस दरियादिली का नतीजा ये हुआ कि हुमायूं के पास सल्तनत चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। दूसरी समस्या घर के अंदर ही थी, उसके अपने सगे भाई। देखिए, मुगलों में एक तैमूरी परंपरा थी कि साम्राज्य को सभी भाइयों में बांटा जाता था। हुमायूं ने अपने पिता को दिया वादा निभाया और कामरान को काबुल कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात दे दिया। लेकिन उसकी ये उदारता उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ये भाई मदद करने की जगह हमेशा उसके रास्ते का कांटा बने रहे। तीसरी तरफ थे अफगान, जो दिल्ली को अपनी विरासत मानते थे और मुगलों को बाहरी समझते थे। वो बिहार में महमूद लोधी के नेतृत्व में फिर से इकट्ठा हो रहे थे। और चौथी चुनौती थी गुजरात का ताकतवर सुल्तान बहादुर शाह, जो दिल्ली पर कब्जा करने के सपने देख रहा था। मतलब हुमायूं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जहां हर तरफ दुश्मनी दुश्मन थी। और इन्हीं सब दुश्मनों के बीच से एक ऐसा शख्स उभर रहा था जो आगे चलकर हुमायूं की किस्मत का सबसे बड़ा कांटा बना, फरीद, जिसे इतिहास शेरशाह सूरी के नाम से जानता है। जरा इस तुलना को देखिए, ये इन दोनों की पूरी शख्सियत को बयां करती है। हुमायूं को जहां सब कुछ बना बनाया मिला, वहीं शेरशाह ने एक छोटी सी जागीर से शुरुआत करके अपना साम्राज्य खुद खड़ा किया था। हुमायूं जरूरत से ज्यादा नर्म दिल था, दुश्मनों पर भी भरोसा कर लेता था और जश्न मनाने और अफीम का शौकीन था, जिससे उसके फैसले कमजोर पड़ जाते थे। वहीं दूसरी तरफ शेरशाह एक जमीन से जुड़ा हुआ चालाक रणनीतिकार था, जो कभी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इन दो बिल्कुल अलग किरदारों का टकराव तो होना ही था। और अब हम कहानी के उस दौर में पहुंचते हैं जहां हुमायूं की सारी समस्याएं, खास तौर पर शेरशाह, एक साथ उस पर कहर बनकर टूट पड़ी। ये हुमायूं की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। वो दौर जब भाग्यशाली शहजादा एक भगोड़ा बनकर रह गया था। हुआ ये कि 1539 में बंगाल से लौटते हुए हुमायूं ने गंगा नदी के किनारे चौसा नाम की जगह पर अपना कैंप लगाया। ये मानसून का समय था और उसने निचली जमीन पर पड़ाव डालकर एक बहुत बड़ी गलती की। शेर खान ने धोखे से संधि का नाटक किया और जब मुगल सेना बेफिक्र होकर आराम कर रही थी, तब आधी रात को उन पर हमला कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा में कूदना पड़ा, जहां एक भिश्ती यानी पानी भरने वाले निजाम सक्का ने उसे डूबने से बचाया। इस जबरदस्त जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि ले ली और ठीक अगले साल 1540 में कन्नौज में दोनों के बीच आखिरी जंग हुई। इस बार हुमायूं की सेना का मनोबल पहले ही टूटा हुआ था और उसके भाइयों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। नतीजा, एक और भयानक हार।
इस हार के बाद हुमायूं के पास हिंदुस्तान छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 15 साल हैं। एक बादशाह के लिए 15 साल तक बिना तख्त, बिना सल्तनत के भटकना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इन 15 सालों में हुमायूं ने सिंध और राजस्थान के रेगिस्तानों की धूल छानी। हालत ये थी कि उसके अपने भाइयों ने उसे पनाह देने से साफ मना कर दिया। वो दर दर भटकता रहा। लेकिन इसी मुश्किल दौर में 2 अच्छी चीज़ें भी हुईं। 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की और 1542 में अमरकोट के एक राजपूत राजा के महल में अकबर का जन्म हुआ। सोचिए, एक ऐसा शहजादा जो एक रेगिस्तान में पैदा हुआ था, क्योंकि उसके पिता के पास उसे देने के लिए अपना कोई महल तक नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। 15 साल के लंबे और मुश्किल इंतजार के बाद किस्मत ने हुमायूं को वापसी का एक मौका दिया। और ये इतिहास की सबसे शानदार वापसी की कहानियों में से एक है, जो दिखाती है कि ठोकरें इंसान को कितना मजबूत बना देती हैं। तो सवाल ये है कि ये वापसी हुई कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। सबसे पहले वो मदद के लिए फारस के शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा। शाह ने उसकी मदद की, लेकिन एक शर्त पर कि हुमायूं शिया मत अपनाएगा। उस सैन्य मदद से उसने पहले अपने भाई कामरान और अस्करी को हराकर काबुल और कंधार पर कब्जा किया, और इस बार हुमायूं ने वो पुरानी वाली उदारता नहीं दिखाई। उसने कामरान को अंधा करवा दिया, जो ये दिखाता है कि ठोकरों ने उसे कठोर बना दिया था। इसी बीच भारत में एक बड़ा मोड़ आया। 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक तोप का गोला फटने से शेरशाह सूरी की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसका बनाया साम्राज्य उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के बीच बंट गया। हर तरफ गृह युद्ध छिड़ गया। हुमायूं के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उसने अपने वफादार सेनापति बैरम खान के साथ 1555 में भारत पर हमला किया और मच्छीवाड़ा और सरहंद की लड़ाइयों में सूरी सेना को हराकर दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। 23 जुलाई 1555, वो तारीख जब 15 साल के वनवास के बाद हुमायूं ने दिल्ली के तख्त पर दोबारा कदम रखा। ऐसा लगा मानो भाग्यशाली हुमायूं का भाग्य आखिरकार लौट आया था। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने हुमायूं के लिए एक आखिरी और सबसे दुखद मोड़ बचाकर रखा था। और अब हम आते हैं कहानी के अंतिम और सबसे विडंबनापूर्ण हिस्से पर। हुमायूं ने अपना खोया हुआ साम्राज्य तो वापस पा लिया, लेकिन क्या वो इसका सुख भोग सका? आखिर इतिहास उसे किस बात के लिए याद रखता है? जरा सोचकर देखिए, ये कितना अजीब और दुखद है। जिस सिंहासन के लिए उसने 15 साल संघर्ष किया, दर दर की ठोकरें खाईं, अपमान सहा, उस पर वो मुश्किल से 7-8 महीने ही राज कर सका। किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ एक क्रूर मजाक किया। 24 जनवरी 1556 को दिल्ली के पुराने किले में उसकी लाइब्रेरी थी, जिसे शेरमंडल कहते हैं। वो उसकी छत पर कुछ ज्योतिषीय गणनाएं कर रहा था। शाम को जैसे ही अजान की आवाज सुनाई दी, वो सम्मान में झुकने के लिए तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी उसका पैर अपने लंबे चोगे में उलझा, वो लड़खड़ाया और सिर के बल नीचे गिर पड़ा। 3 दिन बाद इन्हीं चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। एक ऐसा बादशाह जो जंग के मैदानों में बच गया, वो किताबों और ज्ञान के मंदिर में लड़खड़ाकर अपनी जान गंवा बैठा। और शायद इसीलिए इतिहासकार स्टैनली लेनपूल का ये एक वाक्य हुमायूं की जिंदगी का सबसे सटीक सार है। वो अपने शुरुआती शासन में लड़खड़ाया, निर्वासन में दर दर लड़खड़ाता रहा और अंत में सचमुच लड़खड़ाकर ही इस दुनिया से चला गया। उसकी जिंदगी और मौत दोनों ही एक लड़खड़ाहट की कहानी थी। तो अंत में ये सवाल उठता है कि हुमायूं को हम कैसे याद रखें? एक असफल शासक के रूप में जिसने अपना साम्राज्य गंवा दिया, या एक ऐसे मजबूत इरादों वाले इंसान के रूप में जिसने सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानी? या फिर क्या उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि सिर्फ इतनी थी कि उसने हर मुश्किल के बावजूद मुगल वंश को भारत में जिंदा रखा, ताकि उसका 13 साल का बेटा अकबर उस नींव पर एक महान साम्राज्य खड़ा कर सके, जिसे आज हम मुगलिया सल्तनत के स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते हमारे VDG एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किन तथ्यों पर और जानकारी चाहिए।